वैभव, सब कुछ को छोड़ने का काम इसलिए किया क्योंकि आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो। अगर देश आजाद नहीं होता, अगर देश के क्रांतिकारियों ने अपने कैरियर को दांव पे नहीं लगाता, देश के क्रांतिकारी अपने सुख और वैभव साधन को अच्छे से छोड़ते नहीं कि जाओ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम सब आजादी के इस स्वप्न को देख नहीं पाते। आज अच्छे से बैठे हुए हैं, हम सब गुलामी की दास्ता के जंजीरों में जकड़े होते। उन्होंने सुख वैभव नहीं देखा और सारा का सारा कुछ देखकर छोड़कर हमारे लिए समर्पित हो गए। भगत सिंह का नाम तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जब मैं इंटर कॉलेज के बच्चों से पूछता हूं सरदार भगत सिंह कौन है, मैंने स्वर्ण जयंती नगर में एक बच्चे से पूछा था, ऐसे चलते चलते, एक विद्यालय में पढ़ता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो भगत सिंह बोला, अंकल भगत सिंह, कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उसे और कंफ्यूज करने के लिए बोला कि भगत सिंह क्या बिजनेसमैन थे या फिल्म एक्टर थे? अंकल फिल्म एक्टर थे, उन्होंने फिल्मों में काम किया, अक्षय कुमार के साथ मुझे लगता है एक फिल्म आई है उनकी। तो हमारे देश का इतिहास जा कहाँ रहा, हमारी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारे नए बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, ये आपको जानने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे मजबूत, सबसे स्टैब्लिश्ड आपको जीवन में एक ही बात करेगी, और वो बात करेगी अपने इतिहास को पढ़ना, अपने भारत माता की क्रांति की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उन क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ने का काम करना। महर्षि अरविंद घोष ने कहा है, जो देश अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, अतीत पर गर्व का मतलब छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर, हकीकत राय जैसे वीरों को याद नहीं करता, वर्तमान पे जो प्रसन्न नहीं रहता। वर्तमान में प्रसन्न वाले कौन है? जिनको पानी के लिए कह दिया सुनील जी ने, चलो यार थोड़ी सी बातचीत कर लें, अभी आ जाएंगे, पता नहीं भाषण ही सुनाएंगे, 1 घंटा भाषण कौन सुनने वाला है, रोज रोज भाषण हो रहा, आराम से आओ टहलते हुए मस्त हाथी की तरह। तो जो देश, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, वर्तमान पर जो प्रसन्न नहीं रहता और भविष्य में जो महत्वाकांक्षी स्वप्न नहीं देखता, वो इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाया करता है। इसलिए इतिहास के पन्नों पर धरती पर आए हो तो आप लोगों को नाम लिखना है, इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय जोड़ना है, इतिहास के पन्नों पर आप सबका नाम हो, उस नाम को आपको सर्वोच्च पद की ओर लेकर चलने का काम करना है। 20 मिनट आपके इस कैरियर के लिए मैं बात करूंगा। इसमें से कोई ऐसा बच्चा बताए, कोई ऐसा छात्र बताए, सरदार भगत सिंह का अलीगढ़ से कोई नाता है क्या, रिश्ता है क्या? कोई बच्चा, कोई छात्र बताए। क्या चीज? अम्मा की यहाँ? तो गुरु तुम जो है बैठ के बात करोगे, खड़े हो जाओ, हाँ स्मार्ट लग रहे हो। अम्मा की यहाँ रुके थे, हाँ पिछली बार वो फर्स्ट ईयर में जब आए थे, पिछली बार वो माता जी आई थी। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? विपिन जी के लिए ताली बजा दो, थोड़ा थोड़ा बताओ। सरदार भगत सिंह अलीगढ़ में 18 महीने रहे, 18 महीने। हम सब का पावन शरीर जो है ना, वो पावन और पवित्र हो जाता है। ऐसे महान क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम क्रांतिकारियों के समय में आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, ऐसे महान क्रांतिकारी 18 महीने रहे। कानपुर में जब अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे, क्रांतिकारियों के साथ योजना बनाई जा रही थी, तब ये बात बताई गई कि सरदार भगत सिंह अब यहाँ रहेंगे तो उनके लिए सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो अलीगढ़ चले जाएं। अलीगढ़ में एक गांव है, जब आप गभाना पहुंचेंगे, गभाना से चंडौस पहुंचेंगे, चंडौस के पास पिसावा पहुंचेंगे, पिसावा के बाद सादीपुर जाएंगे। सादीपुर एक गांव है, उस गांव में सरदार भगत सिंह आए हुए थे। कैसे आए थे उसकी कहानी, और यहाँ से कैसे गए उसकी कहानी आप लोग सुनिए। सरदार भगत सिंह जब वहां से पहुंचे तो ठाकुर टोडर सिंह जो क्रांतिकारी थे, वो उनको लेकर आए। खेरेश्वर धाम मंदिर पर थोड़ी देर रुके, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर सरदार भगत सिंह पहुंच गए सादीपुर गांव। वहां पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया और उनका नाम हो गया बलवंत। बलवंत नाम से वो छिपकर रहने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। अभी भी वहां पर वो कुआं है जहां पर सरदार भगत सिंह नहाते थे, अभी भी वो दीवारें हैं, अभी भी वो विद्यालय है, स्कूल है, जिस स्कूल
में वो पढ़ाया करते थे और धीरे धीरे बच्चों को बताते थे बम कैसे बनाया जाएगा, धीरे धीरे बच्चों को बताते थे कि आज़ादी के लिए कौन कौन लोग लगे हुए हैं, वो बात बताया करते थे सरदार भगत सिंह। सारी चीज़ें शादीपुर गांव में कभी जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक दिन अचानक सरदार भगत सिंह ने ठाकुर टोडरमल सिंह जी से कहा कि ऐसा है, मेरी माँ बीमार है और मैं जा रहा हूँ माँ को देखने के लिए। तो ठाकुर टोडर सिंह को थोड़ा सा शक हुआ, क्रांतिकारी महान थे, सारी चारों तरफ से अंग्रेज उन्हें घेरे हुए थे। तो अंत में क्या हुआ कि उन्होंने अपना एक नौकर भेजा अपने साथ में और बोले कि देखो ये पंजाब की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, जो ट्रेन पंजाब और दिल्ली की तरफ जाए उसमें इनको बिठा देना और बिठा देने के बाद जो है इन्हें छोड़कर आना और वैसे मत आना। खुर्जा की तरफ कोई ट्रेन आती थी 4 घंटे 5 घंटे, तब उस समय लेट हुआ करती थी। तो उस समय वो गए और जाने के बाद खुर्जा स्टेशन पर काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की, इंतजार की, लेकिन जो ट्रेन कानपुर के लिए आ रही थी दौड़कर सरदार भगत सिंह भगे और उस ट्रेन में बैठ गए। अब वो हदप्रद हो गया कि ठाकुर साहब ने मुझसे कहा था कि दिल्ली की तरफ पंजाब की तरफ जो ट्रेन जाए उसमें बिठा के आना, तुमने तो उधर भाग गए। और वो दौड़कर भागा कि किसी तरह से सरदार भगत सिंह को पकड़ा जाए, सरदार भगत सिंह को देखा जाए। तो सरदार भगत सिंह बहुत दूर जब चले गए, पकड़ से दूर लगी तो हाथ हिलाकर उस नौकर से कहा, ठाकुर टोडर सिंह से कहना मेरी माँ नहीं बीमार है, मेरी भारत माँ बीमार है, उसको आजाद कराने के बाद ही भगत सिंह आपके गांव लौटेगा, वरना नहीं लौटेगा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, वो 23 मार्च को जब फांसी के फंदे पर उन्हें लटकाया गया, तब जो है उस शादीपुर गांव के लोगों को महसूस हुआ कि इतना बड़ा क्रांतिकारी हमारे बीच में था और उस क्रांतिकारी को हम पहचान नहीं पाए। वो क्रांतिकारी हमारे मध्य में रहा और हमने उसका स्वागत सत्कार नहीं किया, हमारे बीच से निकल गया। मित्रों, साथियों, इस आज़ादी के लिए तमाम ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ उत्सर्ग इसलिए किया है क्योंकि हमारी सुख और शांति बनी रहे। सुखदेव के हाथ पे गोदना से सुखदेव लिखा हुआ था। एक दिन एसिड डालते हैं, एसिड डालकर अपने हाथ को जला लेते हैं, तब भी सुखदेव जब नहीं हटता है, नाम नहीं हटता है, तब जाकर वो क्या करते हैं, तब जाकर वो मोमबत्ती पर हाथ रखते हैं और जब तक सुखदेव नाम का अंतिम अक्षर हट नहीं जाता तब तक वो मोमबत्ती पर हाथ लगाए रखते हैं। हाथ लगाते लगाते जब एकदम दहक जाता है तब चमड़ी उधेरते हैं और तब चमड़ी उधेर कर हटाते हैं और बुखार से एकदम शरीर तपने लगता है, बुखार से एकदम परेशान हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुबह देखते जब स्नान करते हैं कि उनका हाथ जला है, तब कहते हैं सुखदेव पागल हो गया है क्या? बोले नहीं। बोले ये क्या किया, हाथ पर नाम क्यों हटा दिया? तब सुखदेव ने कहा कि अंग्रेज अगर कभी हमें पकड़े, मेरा नाम पता करें कि सुखदेव तुम्हारा नाम है, मुझे इतनी यातनाएं दे, इतनी यातनाएं दे कि मैं इतना मजबूत हो जाऊं तुम लोगों का नाम ना कबूलूं, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन इसलिए मैंने अपने हाथ को जलाया, अपने दिल को, अपने शरीर को मजबूत करने का काम किया। ये काम हमारे देश के वीर सपूतों ने किया है, वीर क्रांतिकारियों ने किया है और वीर क्रांतिकारियों के साथ साथ यहाँ पर बैठी हुई जो हमारी बहनें हैं, देवियां हैं, उन्होंने भी किया है। रोमांचक इतिहास है बहनों का, हमारी बेटियों का इतिहास है, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जानते हैं दुर्गा भाभी का नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा। क्रांति के लिए, आजादी के लिए अपने गहने बेच दिए, सारा कुछ बेच दिया। सरदार भगत सिंह को मजबूत करने के लिए, चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करने के लिए, पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत अच्छे परिवार की थी, भगवती चरण बोस बोहरा उनके पति थे, वो भी क्रांति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और दुर्गा भाभी भी उसी समय लड़ाई लड़ रही थी। ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध, आप द्वंद्व का युद्ध कभी अंतर मन में जब जाएंगे वहां तक, तब आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। वही दुर्गा भाभी सरदार भगत सिंह को, जब सरदार भगत सिंह ने संडार्स पर गोली चलाई थी, चारों तरफ से उनको घेरा जा रहा था, वही दुर्गा भाभी सरदार भगत सिंह की पत्नी बनकर यहां से लेकर सरदार भगत सिंह को गई थी कोलकाता सकुशल बचाने का काम करने के लिए। सरदार भगत सिंह जी के साथ में क्रांति की आजादी लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक जगह क्रांतिकारियों की बैठक हो रही थी, अपने हाथ के नस को काटा, अपनी उंगली को काटा, उंगली को काटने के बाद खून से जब कहा गया कि सफेद पर्दे को रंगो, तो अपने पर्दे से रंगने का काम किया।
भगवती चरण बोरा उनके जो पति थे, बहुत धनाढ्य थे, बहुत पैसे वाले परिवार के थे। अपने 3 मकान उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बेच दिए, क्योंकि उस समय वहां पर आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत मुश्किल होता था पैसा इकट्ठा कर पाना। और अंत में भगवती चरण बोरा जब बम का ट्रायल करने के लिए लाहौर में रावी नदी के पास गए, तो वो बम जो है उनके हाथ में फट गया, और फट जाने के बाद उनका हाथ चला गया, उनके पेट की आंतें चली गई, उनके नसें चली गई, लहू जो है एकदम गिरता चला गया। क्रांतिकारी यशपाल और तमाम क्रांतिकारी उनके पास में थे, वो रोने लगे कि बोरा को कैसे बचाया जाए। अंत में गाड़ी लाई गई, गाड़ी वाला छोड़कर भाग गया कि अंग्रेज हमें मार डालेंगे, अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे, मैं इनका इलाज नहीं करूंगा। तड़पते रहें उसी समय वहीं भगवती चरण बोरा पूरे 8 घंटे तक तड़पते रहें। रात के समय में किसी तरह से जब उन्हें छोड़कर लोग गए, क्रांतिकारी सभी लोग जाने के लिए, तभी एक क्रांतिकारी ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है। और उन्होंने जो है अपने अंतिम सांस में रोते रोते कहा कि मैंने वो जो बम का ट्रायल किया जा रहा था, उस बम के ट्रायल को भगत सिंह को छुड़वाने के लिए, उस समय भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे, और उन्हें छुड़वाने के लिए, तो एट लीस्ट अंत में क्या हुआ, वो रोते रोते बोले भगवती चरण बोरा ने कि काश मेरा एक हाथ बचा होता तो मैं इसी स्थिति में जाता और सेंट्रल जेल पर जाकर हमला कर देता और भगत सिंह को बचा कर आता। आज मैं भगत सिंह को बचा कर नहीं आ पाया, बचा के नहीं ला पाए। इसके बाद देखो, इसके बाद की करुण कहानी देखो। उनकी पत्नी को पता चला, उनकी पत्नी दुर्गा भाभी को पता चला, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, बहुत यशपाल क्रांतिकारी पहुंचे और क्रांतिकारी पहुंचे। सुबह 4 बजे का समय था और 4 बजे के समय बताया गया कि अब जो है तुम्हारे पति दुर्गा भाभी नहीं रहे, और दुर्गा भाभी चुपचाप बैठी हुई थी। बार बार चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं तुम रो क्यों नहीं रही हो भाभी, और क्रांतिकारी कह रहे हैं तुम्हारा पति मर गया, तुम रो क्यों नहीं रही है। तो बोली दुर्गा भाभी ने कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरे पति के जाने की चिंता नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि अगर मेरी आवाज निकली तो अंग्रेजों को सूचनाएं मिल जाएंगी और इसमें चंद्रशेखर आजाद, यशपाल जैसे क्रांतिकारी फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए वो चीख चीख कर रो नहीं पाए। एक पति जिसकी मृत्यु हुई और उसकी पत्नी को पता है, लेकिन वो पत्नी रो नहीं रही है, वो पत्नी आंखों में आंसू नहीं ला रही है, वो पत्नी अपने मन में पीड़ा दबाए हुए है। कैसी वेदना होगा, कैसा दर्द होगा, आप वो समझ सकते हैं। उसके बाद सुबह साइकिल पर बैठकर चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी साथी गए। भाभी दुर्गा भाभी ने कहा मैं दिन में आऊंगी, उजाले में। वहां पहुंचे, वहां जलाया नहीं गया, अंतिम संस्कार के सामान नहीं थे। उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया कि दफन किया जाए, फावड़े नहीं थे। अंत में एक चद्दर में लपेटा, लपेटने के बाद रावी नदी में फेंक दिया। ये सब क्यों किया? ये सब हमारे आपकी खुशियों के लिए किया है, हमारे आपके लिए कहा। इसीलिए हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो क्या हैं? बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की बाड़ी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। सीधे वेद की ऋचाएं बेटियों को बोला गया, बहनों को। बेटियां गुरु ग्रंथ की बाड़ी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, और जिसमें स्वयं भगवान बसता है, बेटियां वो वंदनाएं हैं, बेटियां वो वंदनाएं हैं। इनमें स्वयं भगवान बसता है, और इन्हीं भगवान बसने के कारण इन्हीं बेटियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब सारे राजाओं ने उनसे सहयोग देने के लिए मना कर दिया, सारे लोगों ने कह दिया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग नहीं दिया जाएगा, अंत में 5 वर्ष के अपने दामोदर राव बेटे को पीठ पर बांधा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर कूद पड़ी। और कूद पड़ने के बाद बीच समरभूमि में कहीं कि जीते जी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यह कहा और लड़ते लड़ते अपने आप को अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि जीते जी और मरने के बाद भी हमारे शरीर को अंग्रेज स्पर्श नहीं कर पाए, छू नहीं पाए। अंत में एक गांव के ग्रामीण ने झोपड़ी कुछ लाकर और उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। यानी उन्होंने अपने जीवन को
सब तरह से इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए आज पूरे विश्व में, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हैं युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। ऐसे युद्ध की स्थिति में जब यूक्रेन में युद्ध हुआ था तब कैरियर का क्या हुआ था? डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले वो देश छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। तो जब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक मां और मातृभूमि सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक हमारा और आपका कैरियर कुछ भी नहीं हो सकता।